हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 2018 के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं। इन्हीं तीन चार क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज के बाद हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो सीरीज लाएंगे जिसमें आपको चार पांच क्वेश्चन पर्टिकुलर वीडियोस में मिलेंगे और इस क्वेश्चंस को हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए हमारे सिलेबस में, लेकिन इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं वो जरूरी आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मेंडलीव का एक्सपेरिमेंट है। A Mendeleev experiment consisted of breeding pea plants bearing violet colors with pea plants bearing white colors. What will be the result in F1 progeny? तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है बच्चों, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो यहाँ पर मेंडलीव का एक्सपेरिमेंट, आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट, यही मेंडल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमें दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर एक्सपेरिमेंट किया गया दो चीजों के ऊपर, एक हमारा फ्लावर क्या है, एक हमारा फ्लावर है वायलेट कलर का और दूसरा फ्लावर है व्हाइट कलर का, ठीक है। दोनों में ब्रीडिंग करवाया गया तो इससे क्या है F1 प्रोजेनी यानी कि जो फर्स्ट संतान जो उत्पत्ति होगी वो किस तरह का होगा, किस कलर का होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि अगर हमने वायलेट कलर और व्हाइट कलर के फ्लावर्स को आपस में क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है, तो उससे जो F1 प्रजनी आया है यानी कि पहला जो संतान आया है वो किस कलर का फ्लावर आएगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करें। आंसर्स में लिखा है कि ऑल द प्रेजेनी ऑफ F1 जनरेशन विल हैव वायलेट कलर्स बिकॉज वायलेट कलर इज डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव व्हाइट कलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों, जैसे हम यहाँ पर अगर हम देखें इस डायग्राम के हेल्प से, तो यहाँ पर आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पर पर्पल कलर का हमने एक फ्लावर ले लिया, ठीक है। ये फ्लावर हमारा पर्पल कलर का है और ये हमारा जो है ये पेरेंट्स है डबल ए, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग पेरेंट्स जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी में हम बांटते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से। तो इसमें हमने क्या किया, पर्पल कलर का एक फ्लावर लिया जिसको हमने डबल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड सेकेंड फ्लावर क्या है हमारा बच्चों, व्हाइट कलर का। इस व्हाइट कलर को हमने स्मॉल डबल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हमने देखा इस डबल ए को अगर हम दो भागों में ब्रेक करें तो ये कैपिटल ए और कैपिटल ए में ब्रेक होगा। यहाँ देखिए दोनों कैपिटल ए में ब्रेक हुआ है। इसी तरह अगर हम व्हाइट कलर वाले फ्लावर को ब्रेक करें तो इसमें आपको स्मॉल ए और स्मॉल ए में ब्रेक होगा। इसको देखिए हमने ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पेरेंटल जेमिट्स है, ठीक है। जैसे जीन्स होते हैं वैसे यहाँ पेरेंटल जेमिट्स हैं अलग अलग। इनका जब हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि सपोज कीजिए एक है यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के आपस में जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, उससे जो नया एक अलग संतान की उत्पत्ति होगी उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो यहाँ पर हमारा जो कलर निकल कर आया है वो कैसा है, पर्पल कलर का, ठीक है। कलर कैसा निकल कर आया बच्चों, पर्पल कलर। और यहाँ पर देखिए ये हमारा कैपिटल ए था, ये हमारा स्मॉल ए था। जैसे ही इसमें आपस में स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए दे दिया, यानी कि दोनों में पॉलिनेशन हुआ। तो यहाँ कैपिटल ए ये वॉयलेट वाले का आपका, स्मॉल ए ये हमारा व्हाइट वाले का है, ठीक है। तो दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हमने करवा दिया तो हमारा जो पेरेंटल जनरेशन बना वो ए और ए बना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, इसी को हम F1 कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन में जो हमारा F1 प्रोजेनी है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जो पहला जनरेशन है, जो हमारा पहला संतान होगा, फर्स्ट जनरेशन का, पहली पीढ़ी का जो संतान होगा वो कैसा होगा, ठीक है, किस कलर का होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ हमने देखा जैसे ही हमने यहाँ पर लिया पर्पल कलर और यहाँ पर लिया व्हाइट कलर, दोनों का जैसे ही हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो हमें क्या दिखाया, हमें यहाँ दिखा कि पर्पल कलर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन के लिए हम अप्लाई करें क्रॉस पॉलिनेशन तो उसमें फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, क्योंकि पर्पल कलर व्हाइट कलर को डोमिनेट्स कर दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद देखिए यहाँ पर अलग अलग हमारा वायलेट कलर आ रहा है और एक यहाँ पर व्हाइट कलर आ रहा है, ठीक है। तो एक फिनोटाइप है, एक जीनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब होता है
कि आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे मान लीजिए आपके खुद के अंदर में जो भी अपना गुण होगा उसको हम फिनोटाइप्स की श्रेणी में रख देते हैं, और जीनोटाइप्स जो होता है ना वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से आती है, यानी कि जीन से रिलेटेड है। ठीक है, जीन से रिलेटेड है। तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन में देखिए F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में चूंकि पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन में क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा कौन सा कलर लेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट जनरेशन में वायलेट कलर लेगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जनरेशन में वायलेट कलर लेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेस। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि राइट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। ठीक है, ये हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। तो देखिए अगर मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ब्रेक करें तो हाइड्रो यहाँ पर हाइड्रोजन से आया है। ठीक है, हाइड्रोजन यानी अगर हम यहाँ से हाइड्रो वर्ड रिलेटेड टू वाटर होता है। ठीक है, पानी से। ठीक है, क्योंकि पानी का हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रो पावर। ठीक है, पावर क्या है यहाँ पर हमने क्या किया, इस पानी का यूज करके यहाँ पे हमने पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम बनाएंगे। ठीक है, वाटर का यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि राइट द एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि जो उस ऊर्जा में यानी कि उस एनर्जी में जो बदलाव हुआ है वो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह से होता है, इसको हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या एक टरबाइन होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको टरबाइन क्या है। ये टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को किसमें कर देता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है तो ये समझिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है यानी कि जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट था, इधर से हमने इसको पुश किया, धक्का लगाया, तो धक्का लगाने पर कोई एनर्जी लगा होगा। तो ये एनर्जी जो इसको आगे की ओर मूव करने में हेल्प कर रहा है, इसी को हम कहेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मैकेनिकल देखिए मशीन से रिलेटेड वर्ड है मैकेनिकल। तो जो मशीन अगर यूज होता है तो मशीन में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे मान लीजिए हमारे घर में मोटर चल रहा है, तो मोटर में चलते हुए जो चलने पर एनर्जी लग रहा होगा उसको कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, तो इसी तरह टरबाइन जो होता है वो एक मशीन है। तो ये मशीन क्या करता है, इस काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आप बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा डैम है। ठीक है, ये डैम है और इस डैम में आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी का क्या है, फ्लो हो रहा है नीचे की ओर। पानी कैसे गिर रहा है, नीचे की ओर, इसकी स्पीड भी तेज होगी, यानी कि यहाँ पर स्पीड भी तेज होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि वह एनर्जी जो उसके मोशन के लिए जिम्मेदार हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ से जो पानी गिर रहा होगा ना, ये नीचे जो पानी आ रहा होगा तो पानी में बहाव हो रहा होगा। ठीक है, पानी फ्लो कर रहा होगा, और जैसे ही पानी में बहाव हुआ यानी कि इसके पीछे के पार्टिकल्स आगे वाले को धक्का दे रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे। इससे क्या हो रहा होगा, ओवरऑल इसकी स्पीड में जो इसका स्पीड होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, अचानक बढ़ रहा होगा। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बताऊं तो ये हमारा इस तरह से हाथ मान लेते हैं और ये हाथ है। ठीक है, तो मैं अगर पीछे वाले से इसको धक्का दूं तो ये आगे की ओर जाएगा। अगर ये खुद को रेस्ट करने पर भी चाहे कि मैं यहाँ रुकूं, लेकिन अगर इधर से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो ये क्या होगा, इधर की ओर निकलेगा। यानी कि पीछे के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा फोर्स के साथ अगले मॉलिक्यूल्स को धक्का देंगे तो मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि आगे मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर यही केस हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हो रहे हैं हमारे, ये पार्टिकल्स पीछे वाले आगे को मूव कर रहे हैं, आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को। इससे क्या है, पानी की स्पीड बढ़ रही है, तो वहां एक एनर्जी क्रिएट हो रहा है जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, यानी कि पानी में काइनेटिक एनर्जी बना। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारा टरबाइन लगा होता है। ठीक है, टरबाइन, तो ये आपने देख लिया डायग्राम कि यहाँ पर फ्लो हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ जहां पर आपको देखिए यहाँ पर हमने पानी डाला। ठीक है, सपोज कीजिए पानी डाला, तो टरबाइन मशीन इसको मान लेते हैं, ये हमारा टरबाइन मशीन है। तो टरबाइन मशीन में जैसे ही यहाँ पानी का फ्लो होगा तो ये क्या करता है, इसके ऊपर यहाँ देखिए प्लेट्स लगी होती हैं अलग अलग। ठीक है, ये प्लेट्स क्या करता है, यहाँ से जैसी पानी की बूंदे या पानी जो यहाँ पर गिरेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जैसे टकराएगा इससे। ठीक है, तो टकराने से क्या होगा, एक एनर्जी जो है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में निकलती है। ऐसा क्यों, तो देखिए
पानी जो हमारा था वो H2O था, ये दो भागों में टूटा, H पॉजिटिव वो H नेगेटिव। यहां से हमने देखा ये आयंस है, और आयंस को ही हम चार्ज कहते हैं, ठीक है, चार्ज कहते हैं, ये बात तो पक्का है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो करवाएं तो हम बोलेंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो यहां देखिए, ये जो पानी यहाँ नीचे की ओर आ रहा है, तो पानी के नीचे ओर आने से क्या होगा, ये जो टरबाइन मशीन है ये इसको धक्का मारेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ये इसको धक्का मार रहा है, धक्का, ठीक है, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल्स भी आएगा उसको धक्का मारेगा। तो धक्का मारने से क्या होगा, अचानक वहां पर एक फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है, एक फोर्स क्रिएट होगा, और फोर्स क्रिएट होने से क्या होगा, वहां से एक एनर्जी निकलता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप हाथ को रब कर रहे हैं बहुत तेज, तो रब करने से क्या होगा, आपका हाथ गर्म होगा। ये ऐसा कैसे हो गया, इसका मतलब आपने बहुत ही स्पीड से अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रब किया है, तो वो आपका वहां पर हीट जनरेट हुआ है, और हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये पानी है, पानी के मॉलिक्यूल से धक्का लगा रहे हैं, और ये टरबाइन इसको तेजी से एक दूसरे से दूर की ओर, ठीक है, टकराकर वापस दूर की ओर भेजने का प्रयास कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, वहां से एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो हम बोल सकते हैं वो आयंस के फॉर्म में हमारा, वो हमारा आयंस के फॉर्म में है। तो इसी को हम बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई हो रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, टरबाइन मशीन से कलेक्ट कर लेते हैं, जाकर कलेक्ट कर लेते हैं, और इसी कलेक्ट से, चूंकि ये हमारा आयंस ही है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ही है, और इस इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है हाइड्रो पावर प्लांट। सपोज कीजिए एक ऐसा सिस्टम है, जैसे यहाँ से पानी मैंने फेंका, तो पानी फेंकने के लिए क्या होगा, अगर पानी तेज रफ्तार से आएगा तो ही ऐसा हो सकता है, ये याद रखना। अगर हम इस तरह से पानी गिराएं आराम से, तो उससे क्या होगा, ये जनरेट नहीं होगा। जितना पानी का स्पीड होगा, ठीक है, जितना पानी का स्पीड होगा उतना ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, इसीलिए उसको बार बार फ्लो करवाया जाता है दोबारा, ठीक है। बहुत ऊंचाई से क्यों गिराया जाता है उस चीजों को, ऊंचाई से गिराने का मतलब यह है कि वहां से अगर गिरेगा कोई चीज, तो वहां से क्या होगा, अचानक नीचे की ओर इंस्टेंटेनियस एनर्जी सप्लाई होगा, अचानक एक एनर्जी सप्लाई होगा, जिससे क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाएगा चार्ज के रूप में, और ये चार्ज ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी काइनेटिक एनर्जी किसका, वाटर का, वाटर के काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ टरबाइन मशीन, ठीक है, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो यही हमारा यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स था, ठीक है। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा, जैसे यहाँ पर देखिए फॉलिंग वाटर लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो पानी गिर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, एंड आफ्टर द जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, ये टरबाइन मशीन इसको, यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी था, इस टरबाइन मशीन के हेल्प से क्या हो गया, वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल गया, और यहाँ से एक जनरेटर लगा, ये जनरेटर है हमारा, इस जनरेटर ने क्या किया, चार्ज को जनरेट करने का काम किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने का काम किया, और ये सप्लाई किसको कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ये सप्लाई कर दिया, जिससे यहाँ पर देखिए बल्ब जल जाएगा। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले वाटर आया, वाटर ने काइनेटिक एनर्जी बनाया गिर के काफी ऊंचाई से, जिससे टरबाइन मशीन के ऊपर गिरा, टरबाइन मशीन घूमा, तो घूमने से क्या हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ, उस चार्ज क्रिएट होने से एक मैकेनिकल एनर्जी, देखिए वाटर के केस में काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन जो लगा रहा है वो क्या है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मशीन है। उसके बाद वहां पर इसको जनरेट, चूंकि चार्ज बन चुका है, तो उस जनरेटर बनाने का काम कौन कर रहा है, जनरेटर कर रहा है, ठीक है। वो जनरेटर वहां पे कलेक्ट कर लेगा उस चीज को, और वहां से सप्लाई कर देगा किसको, हमारे बल्ब को, जिससे वो बल्ब जलेगा, तो वहां से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी। तो ये बात आपको समझ आ गया होगा, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर जनरेटर, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। यही हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आइए थर्ड केस में देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर ये बोल रखा है कि एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है, बस एक्स मान दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑन हीटिंग विथ एक्सेसिव कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या मतलब हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमारा H2SO4 होता है। तो यहाँ पर दो तरह के सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं, एक होता है डाइल्यूट,
एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। दोनों तरह के हो सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो कम अमाउंट में हो, ठीक है, लेस अमाउंट में होगा, यानी कि कम मात्रा में होगा, उसको कहेंगे हम, वो हमारा डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। जैसे H2SO4 क्या हमारा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर डाइल्यूट एसिड होगा मतलब कि वहां पर H2SO4 कम है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक दो तरह से बीकर बनाया, यहाँ वाटर है और यहाँ पर H2SO4 गिराया। सपोज कीजिए H2SO4 हमने 1 ग्राम गिरा दिया, ठीक है। वाटर मान लीजिए 1 लीटर है और यहाँ पे इसका अपोजिट कर देते हैं, 1 लीटर H2SO4 और वाटर हमारा 1 ग्राम है, ठीक है, ये 1 मिलीलीटर है जैसा आप माने। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर वाटर के केस में यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कम है, और कम है तो यहाँ पर बोलेंगे डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। पानी के केस में यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड कम है, ठीक है, कम है इसका मतलब है वो डाइल्यूट है। और अगर ज्यादा होगा पानी के केस से तो वहां पर हम बोलेंगे इसको कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ बोला एक कंपाउंड है एक्स, जो कि जिसको हम अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे क्या है, एक एक्सेसिव सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, यानी कि लार्ज अमाउंट में है। और कितने केल्विन पे, यहाँ 443 केल्विन है। ये के हमारा केल्विन है, के केल्विन है। ये एसआई यूनिट किसका है, टेम्परेचर का है, ठीक है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट बच होता है केल्विन। तो यहाँ पर बोला है सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई, यानी कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई देता है। फिर आगे बोल रखा है कि एक्स आल्सो रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस जेड, यानी कि बोल रखा है अब ये जो एक्स है, फर्स्ट वाला जो रिएक्ट हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर 443 से केल्विन से यहाँ पर एक कोई कंपाउंड वाई दिया। फिर क्या कर रहा है, एक्स रिएक्ट हो रहा है सोडियम के साथ और कोई कंपाउंड जेड दे रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और ये जेड क्या है, कलरलेस गैस है, ठीक है, कलरलेस गैस है। हमें पता लगाना है कि एक्स वाई और जेड क्या होगा, ठीक है। और राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाई एंड आल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। यानी कि केस में हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक कंपाउंड एक्स है, सपोज कीजिए तीन चीजें हैं अलग अलग, ठीक है, तीन चीजें हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। एक्स को जैसे ही हमने हीट किया, ठीक है, गर्म किया, किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मैंने डाल दिया इस पर, ठीक है। और 443 यानी कि 443 केल्विन टेम्परेचर दे रहा हूँ इसको मैं, तो ये गर्म हो रहा है और इसके गर्म होने से एक नया सब्सटेंस बना वाई, ठीक है। तो वाई बना, उसका नाम बताना है। और इसी एक्स के साथ अगर सोडियम को मिला दिया तो एक जेड बना नया जो कि कलरलेस है, उसको बताना है वो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड एक्स था, ठीक है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, 443 केल्विन पे। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 CH2OH, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल है। अब यहाँ पे बोला कि हमने इसको सपोज कीजिए हमने एक्स मान लिया, ठीक है, ये एक्स है, इसको रिएक्ट करना है हमें H2SO4 के साथ, ये कंसंट्रेटेड है, यह लिख दिया। और कितना टेम्परेचर है, 443 केल्विन, ये भी लिख दिया, ठीक है। जैसे ही हम इसको रिएक्ट करेंगे, जैसे ही हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा अगर बनने को देखें तो यहाँ पर देखिए अगर हम CH3 CH2OH, ठीक है, ये अलग अलग भागों में ब्रेक हो रहा है और हमें H2SO4 डालना है, H2SO4 डालना है। तो हम क्या बना सकते हैं, तो देखिए यहां से जो बनेगा वो इथीन बनेगा। इथीन, इथीन कैसे बनेगा, तो इथीन का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो CH2 हो सकता है, यानी कि C2H4। अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा हो तो वहां पर अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें तो CH2 बनेगा, ये CH2 है ही। और यहाँ देखिए OH था और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला होगा वो इसके पास आ गया होगा, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ से बनना जो चाहिए था वो बनना चाहिए था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2, यही बनेगा। यानी कि यहाँ इथेनॉल है तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, इथीन बन जाएगा, इथीन, ठीक है, इथीन बन जाएगा। इन ग्रुप जो होता है बच्चों वो डबल बॉन्ड का होता है, ठीक है, 3 ग्रुप होते हैं, एन मतलब सिंगल, इन डबल और आइन ट्रिपल, ये 3 होते हैं अलग अलग, जो कि आपको मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जब बताऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी हमने बस क्वेश्चंस एज अ रेफरेंस लिया है। तो यहाँ देखिए CH2 हमने बनाया तो ये इथीन बना, प्लस में ये वाटर बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ से हमें एक्स ये बना, ठीक है, ये बन गया हमारा वाई,
और ये वाटर था। तो हमसे पहले पूछा कि x में अगर हमने ये ऐड किया तो क्या बनेगा y, हमसे y पूछा था। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा इथीन। y क्या बना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लिया था कि इथीन बन गया था हमारा, ठीक है, इथीन बना और H2O बन गया था। अब यहाँ पर अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो हमारा इथेनॉल लिया हमने, ठीक है, इथेनॉल लिया और इसमें हमने क्या किया, सोडियम रिएक्ट करवाया। सोडियम जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विद द हेल्प ऑफ 443 केल्विन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, CH3 CH2 ONA, हियर Na रिप्लेस H, ठीक है, Na क्या कर देगा, H को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, H बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें बोल रखा है कलरलेस गैस फॉर्म होता है। हमने याद कीजिए, हमने बोला था X Y और Z क्या था हमारा, कलरलेस गैस था। और यहाँ पर आपको कलरलेस गैस हाइड्रोजन दिखेगा, जो हाइड्रोजन है वो कलरलेस गैस है, ठीक है, कलरलेस गैस। तो हमें ये पता चल गया कि X की वैल्यू क्या है बच्चों, इथेनॉल, X हमारा इथेनॉल है। Y की वैल्यू क्या है, Y हमारा इथीन है। और Z है क्या, Z हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमने तीनों निकाल लिया है। अब हमें बोल रखा है कि बताओ H2SO4 इसमें क्या रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से। तो देखिए H2SO4 यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस केस में डिहाइड्रेटिंग की तरह काम कर रहा है, डिहाइड्रेटर जिसको बोलेंगे। कैसे, डिहाइड्रेटर का मतलब हो गया हाइड्रेट, याद कीजिए रिलेटेड टू वाटर। डिहाइड्रेट का मतलब होता है जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी। तो यहाँ पर क्या है, H2O जो बनना था उसकी जगह यहाँ पर H2 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, H2 बन रहा है, यहाँ H2O नहीं बना, यानी कि यहाँ पर ये डिहाइड्रेटर बन गया, पानी बनाने ही नहीं दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया जैसे ही हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया। तो ये डिहाइड्रेटर का काम किया। तो हमें Z भी मिल गया, X भी मिल गया, Y भी मिल गया, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि जो ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कार्बन के जो अलग अलग हम कंपाउंड्स बनाएंगे, कंपाउंड्स का मतलब एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स और तीसरे एलिमेंट्स में ऐड कर देना, समेशन कर देना, उसको ही कंपाउंड कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कार्बन का कोई भी कंपाउंड हमने बनाया, जैसे मान लीजिए CH4 बना दिया, C2H6 बना दिया, या कुछ भी बना दिया। तो इस तरह से हमने कार्बन के जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो बोल रखा है कि पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कि क्यों होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के हेल्प से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि जो फर्स्ट वाला है ये आयनिक बॉन्ड है। जो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, याद कीजिए आयंस है। आयंस का मतलब अभी मैंने आपको बताया रिलेटेड टू चार्ज, ठीक है, रिलेटेड टू चार्ज, प्लस माइनस। यहाँ पर भी आपको देखो प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ आपको प्लस दिख रहा है, ठीक है। NaCl को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपको आयनिक बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम Na टू Cl, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक घर है और यहाँ भी एक घर है, तो यहाँ पर चीनी खत्म हो गया, सपोज कीजिए दूसरे घर में चीनी खत्म हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से चीनी उठा के इस घर में दे दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया चीजों को। जैसे आपने दोस्तों में ही देखा होगा, अगर आपका लंच बॉक्स खत्म हो गया, उसका लंच बॉक्स बचा हुआ है, तो वो आपको पूरा लंच बॉक्स दे दे, तो उसको कहेंगे ट्रांसफर हो जाना। ट्रांसफर हो जाना, पूरा का पूरा लंच बॉक्स आपको दे दे, वो ट्रांसफर होता है, ठीक। वो आयनिक बॉन्डिंग के केस में बनता है। वैसे अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कार्बन चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या बनाता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा बॉन्ड जो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है, जैसे आपके दोस्त हैं, आप भी हैं, लंच लाया, दोनों ने लंच लाया, तो आपने क्या किया, उसको कुछ लंच का कुछ भाग उसको दिया और उसने भी क्या किया, लंच का कुछ भाग आपको दिया, दोनों ने मिल बांट के खाया आपस में, इसको कहेंगे शेयर करना, ठीक है। तो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ना तो किसी को डायरेक्ट देंगे, ना तो किसी को हम डायरेक्ट देंगे, ना किसी से डायरेक्ट लेंगे, शेयर करेंगे। शेयर, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं 10 रुपए, उसके पास है 20 रुपए, आपको 15-15 रुपए का सामान खरीदना है, तो वो 5 रुपए आप इससे ले लीजिए, ये शेयरिंग हो गया, ठीक है। शेयरिंग पेयरिंग का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट कर,
मिल बांटकर पेयर बना लेना, काम करवा लेना। तो ये हमारा कार्बन करता है। कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वहां पर शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये याद रखना है, ठीक है। शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, शेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब शेयर होगा कोई इलेक्ट्रॉन्स तो वो फ्री नहीं होगा। फ्री का मतलब क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है। और यहाँ पर क्या है, अगर हम आयन कंपाउंड्स में देखेंगे, देखिए सारे कंपाउंड्स क्या, सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे फ्री है, अलग अलग है, अलग अलग है। और यहाँ पर आपको चिपके हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये रिलेशन को शो कर रहे हैं आपस में, ये रिलेशन को शो करते हैं कि आपस में अलग अलग नहीं है, बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में अलग अलग राज्य स्टेट है, वो अलग अलग नहीं है, वो बंधे हुए हैं उस पूरे हमारे एक इंडिया से, सेंटर से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेट, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अगर हम बात करें तो वहां पे क्या कोवेलेंट चीज हो रहा है। कोवेलेंट का मतलब होता है जहां एक बड़ा हो, बड़ा वैल्यू, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैल्यू मिलके आपस में एडिशन करके एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहते हो। और यहाँ होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। जैसे यूएसए में अगर हम केस में देखें तो यूएसए में अलग अलग स्टेट हैं, तो वहां पर फ्री है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं आयनिक के केस में, बट कोवेलेंट के केस में वो शेयर कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, ठीक है, तो वो फ्री नहीं होंगे। और चूंकि फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए क्या है वो, क्योंकि हमारा कंडक्शन कब होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं कोवेलेंट के केस में। तो अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली मूव नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है वहां पर पुअर कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर मुझे इधर से इसको, इस वस्तु को इसके आर पार ले जाना है, यानी कि इसके पास से गुजारना है, इसका मतलब इसके पास भी कोई क्षमता होना चाहिए ना इससे पार से गुजरने का। अगर इसके पास वो क्षमता नहीं है, या इसी को किसी ने इसको पकड़ कर पीछे की ओर खींच रहा है, यानी कि बाइंडिंग हो रखा है, तो इसको आने ही नहीं दे रहा है पास में। तो जैसे पास नहीं आने दे रहा है तो ये कंडक्शन कैसे करेगा। बात समझ आ रहा है। जैसे इसको पीछे की ओर कोई खींच रहा है और ये हमारा इधर की ओर जाना चाह रहा है, और इसको पीछे की ओर कोई खींचेगा, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। यानी कि वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स को जाना था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, उस वायर के केस में वायर से निकलकर बाहर जाना था, क्योंकि वो कंडक्टर होता, वो नहीं कर सकता यहाँ पर। क्योंकि कार्बन के केस में क्या होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो किसी को भागने नहीं देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कार्बन क्या था, पुअर कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर यही लिख रखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रिसिटी जो किससे कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है इसलिए मूव नहीं होते, और मूव नहीं होते इसीलिए कंडक्टर नहीं है। बात समझ आ गया। तो यही हमारा पहले के केस में था। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। यानी कि बोल रखा है एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें कार्बन जो है वो रिंग के रूप में हो, रिंग के रूप में, रिंग मतलब अंगूठी के रूप में हो, ठीक है। गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कि वहां पर बोल रखा है कि जो सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे अलग अलग, वो भी दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए बोलोगे साइक्लोहेक्सेन। पहले ये बात समझ लीजिए साइक्लोहेक्सेन है क्या। साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमने कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। वाटर साइकिल में क्या है, वाटर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो एक साइक्लिक फॉर्म, जैसे साइकिल का व्हील्स होते हैं ना, पहिया, वो क्या होता है, ऑसिलेशन करता है, इस तरह से घूमता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो साइक्लिक मतलब एक पूरा पीरियड की तरफ घूमकर आ जाना, साइक्लिक हो गया। तो यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब होता है जहां पर 6 अलग अलग, हेक्सेन का मतलब होता है 6 वैल्यू हो। तो यहाँ पर किसका 6 वैल्यू होगा, कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है, यहाँ कार्बन देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेंस, डेकन। इसमें हमारा यहाँ पर 6 हैं कार्बन के अलग अलग एटम्स। ये कार्बन का मैंने बताया था आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है शेयरिंग करके। तो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है वैसे। तो ये किसी भी एलिमेंट्स के साथ अगर कार्बन शेयर करेगा तो याद रखना है कि वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इसी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन में 4 वैलेंसी होते हैं,
ठीक है, 4 वैलेंसी होते हैं जिससे वो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है जहां पर देखिए प्रत्येक में यहाँ पर आपको 4 ही बॉन्ड दिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4th इसका, क्योंकि शेयर मैंने बताया आपको शेयर बन रहा है। शेयर, शेयर का मतलब क्या है, ये इसमें भी आएगा बॉन्ड और ये इसमें भी आएगा बॉन्ड, ये शेयर है। ठीक है, शेयर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कार्बन बनाया, कार्बन बनाया 4 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, यहाँ भी कार्बन बनाया मैंने 4 बॉन्ड बना दिए सपोज करो। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन के 4 बॉन्ड अगर बढ़ेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड अगर बने, इसका क्या मतलब हुआ कि ये फर्स्ट 1 2 3 4 तो है, इसका टेट्रावैलेंसी हो रहा है। लेकिन इस कार्बन के केस में 1 2 3 4 होगा, ये कार्बन ओवरलैप होगा दोनों में ये बॉन्ड। ठीक है, इसी को कहते हैं शेयरिंग पेयरिंग। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है जो क्या करता है, इसमें कार्बन जो होते हैं वो एक रिंग के फॉर्म में होते हैं। यहाँ आपने देखा कि रिंग के फॉर्म में है और यहाँ पे 6 सिंगल बॉन्ड्स हैं, 6 सिंगल बॉन्ड्स है जो कि प्रेजेंट है इसमें। 6 सिंगल बॉन्ड कैसे, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए C6, यहाँ पे हमारा 6 बॉन्ड है, देखिए 1 ठीक है, सपोज कीजिए इस तरह से, तो कितने बॉन्ड्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बॉन्ड्स है सिंगल वाले। तो यहाँ पर 6 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस को देख लिए हैं अच्छे से। ठीक है, इसमें आपको ना चीजें क्लियर होगी, पीछे की बेसिक्स भी जो आपने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसीलिए वी हैव टू मोर फोकस ऑन दैट, ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें देखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नहीं करके जाते हैं तो इट इज कमिटिंग अ सुसाइड। ठीक है, ये सुसाइड करने जैसा ही है, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स नहीं बनेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस किस एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया, आगे के लेक्चर्स में हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, तो आप बने रहिए, चैप्टर्स को देखिए, नोट्स बनाइए या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको लास्ट टाइम में पढ़ लीजिए, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, या फिर मैं आपको इसमें पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, ये भी आपका कर्तव्य है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।